ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. पहले तो अपना सिलेबस ओपन करेंगे. सिक्स यूनिट में साइकोलॉजी वाला सिलेबस ओपन करेंगे. मानसी, ये वाला सिलेबस है साइकोलॉजी वाला आपके पास. नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें 6 यूनिट ओपन करो. ये आपके एमए में भी ये है. चलो, इसमें देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले निद्रा, निद्रा की अवस्थाएं और निद्रा के विकार. सबको मिल गया? सिलेबस शेयर करो. नहीं, इसको देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग से. बस पहले एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं. जैसा बनाया था आपने वैसे ही देखेंगे हम इसको. ठीक है, वो सही था. चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा. सब अपना सिलेबस एक बार ओपन कर ले जिन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है. प्रणाम ममता मैम. सब लोग एक बार जो सिलेबस है हम लोग उसको ओपन कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर शेयर होगा मैडम. सिलेबस से सबसे पहले निद्रा, निद्रा की अवस्थाएं और निद्रा के विकार. फिर है नेक्स्ट इसी में हमारा तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं निद्रा की अवस्थाएं कितनी है हमारी. निद्रा की अवस्थाएं कितनी है हमारी? 3. कौन कौन सी? 2 तरह से है, ध्यान रखिएगा. एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग है, और एक हमारा है जो हम लोग पढ़ते हैं वेद उपनिषद में. ठीक, तो जब हमारा क्वेश्चन आता है इसमें तो 2 तरीके से आएगा. एक साइकोलॉजी को कनेक्ट करता है और एक हमारा योग उपनिषद को कनेक्ट करता है. मतलब पूरे योग को करता है. कहीं पर भी योग निद्रा की अवस्थाएं आएंगी तो कितनी आएंगी? 4 आएंगी. ठीक, और वही निद्रा की अवस्थाएं हम लोग जब इसमें देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 3 होंगी. ठीक, क्योंकि जो हमारा मनोविज्ञान है, देखो अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं. मनोविज्ञान किस पर काम करता है? मन पर काम करता है. मन का विज्ञान है, मतलब साइंस है. तो किसकी साइंस है? माइंड की साइंस है कि हमारा मन कैसे काम करता है. तो जो हमारा साइंस है वो कहाँ तक है? केवल फिजिकल वर्ल्ड तक काम कर रहा है. जहाँ से साइंस खत्म होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है. ठीक, तो इसलिए वो वहाँ पर 4 डायमेंशन हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 हमारे. ठीक, दूसरा, जितना हमारा मनोविज्ञान है वो किसकी देन है? जो हम लोग साइकोलॉजी में फिजिकल लेवल पे देख रहे हैं वो सब किसकी देन है? हमारी पश्चिम की. ठीक, ये बड़ा ध्यान रखेंगे सब. ठीक, जितना हमारा मनोविज्ञान है वो सब हमारा पश्चिम की देन है. और जितना मनोविज्ञान हमारे अध्यात्म का, मनोविज्ञान से अध्यात्म जुड़ता है वो किसकी देन है? वो हमारी सनातन संस्कृति की देन है. ठीक है, उसे भारतीय भी नहीं कहेंगे, सनातन बोलते हैं सीधा सीधा इस पर जाकर, कि मनोविज्ञान जो हमारा स्टार्टिंग में है वो पश्चिम का है. और जब हम लोग मनोविज्ञान को अध्यात्म के मनोविज्ञान में जोड़ देते हैं तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान क्या है? वो भारतीय या सनातन संस्कृति की देन है.
ठीक, ये पूरा एक माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। कई बार जब हम पढ़ाने लगते हैं तो ये पूरा एक को बोलते हैं ना कि जैसे किसी ने अननोन पर्सन ने पढ़ा दिया है कि मनोविज्ञान इंडिया नहीं है हमारा। मनोविज्ञान स्टार्ट हो रहा है पर उसका ट्रीटमेंट कहाँ है हमारे भारतीय इसमें, अध्यात्म में। तो इसलिए हम लोगों का जो मनोविज्ञान है वो आध्यात्मिक मनोविज्ञान हम लोगों का है। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या कनेक्ट किया जाता है, अध्यात्म वो विज्ञान और अध्यात्म। तो जब विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ते हैं तो मनोविज्ञान जो है हमारा वो आध्यात्मिक मनोविज्ञान बनता है। ठीक, इसको पूरा ध्यान में रखेंगे। तो पश्चिम से मनोविज्ञान आया, जितना मन पर काम किया गया है वो पश्चिम से किया गया है, वेस्ट से। फिर मन से आत्मा जितनी जोड़ी गई है वो किस पर है, वो सब हमारी अध्यात्म मनोविज्ञान में कनेक्ट है। कुछ नहीं, इनको भैया घुमाने ले गए थे, एकदम से मेरा ये मुड़ गया एकदम से ये ऐसे करके मुड़ गई, एकदम से मसल्स हो गई, खराब हो गई नॉर्मल। बड़ी देर करते रहे, उनसे भी करवाया, उनका पकड़ो यहाँ पे हमारे ना ना ऐसे नहीं, वो एकदम से गए, हम लोग टहल रहे थे, छुप रही थी, हाँ तो एकदम से ऐसे करके मुड़ गए। अब ठीक है, देखिए बाबू अब मेरे पास खेलने आना एक दिन, ठीक, और दोनों लोग, ठीक है, हाँ ठीक, अभी हम बुला रहे, ठीक, हाँ बाय बाबू, राजा बाबू हो जाए, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भैया। तो हम लोग बात कर रहे थे मनोविज्ञान की। तो हम लोग नींद की जितनी अवस्थाएं हैं तो हम लोग वैसे 3 काउंट करेंगे, अदरवाइज 4, ठीक। फिर नीचे देख रहे हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, ये हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पर शुरू करें। तो ये क्या है व्यवहार का, इसको लिखेंगे अपने इस पे सिलेबस पे लिखिए, CBT लिखे जाकर अपने सिलेबस पे, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये क्या है हमारा, जब भी हम लोग कुछ भी ठीक करते हैं मनोविज्ञान में तो CBT में कनेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। मन को सुधारा जाएगा तो उसके इफेक्ट कहाँ दिखाई देंगे, बॉडी पर दिखाई देंगे। तो जो बॉडी पर चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में दिख रहे हैं, वो सब क्या है, हमारा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर हम लोग देख रहे हैं, और फिर इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यवहार के विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा, तो हम लोगों के यहाँ मनोविज्ञान क्या सिखा रहे हैं, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम। तो क्लियर हो गया, हम लोग का मनोविज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है, बॉडी माइंड सोल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, सोल सेटिस्फेक्शन की ओर ले जा रहा है। तो ये हमने क्या, ये हम लोग देख रहे हैं जो हमारा पाश्चात्य मनोविज्ञान है उसे भी देख रहे हैं, और पाश्चात्य से वो अध्यात्म मनोविज्ञान में कैसे कन्वर्ट होगा उसे देख रहे हैं। इसीलिए WHO में जो 3 डायमेंशन थे उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है हेल्थ, उसकी ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज तो मेंटल हेल्थ वहाँ था ही, उसकी ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट कहाँ हो रहे थे, जब हम कुछ पाने की जगह छोड़ना सीख रहे थे। तो हम लोगों का मनोविज्ञान क्या है, जो अध्यात्म मनोविज्ञान है, ये कह रहा है कि सब कुछ पाना है, लेकिन पाकर के या पाते समय ही माइंड में क्या रखना है कि सब कुछ छोड़ना है, ठीक। ये है अध्यात्म मनोविज्ञान। चलिए फिर नीचे देख रहे हैं हम लोग व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवांशिक एवं वातावरणीय व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्थाएं। तो ये व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों के यहाँ व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है भारतीय मनोविज्ञान में, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो व्यक्तित्व हैं, कहीं क्रेथ समर्थ के अनुसार और कई लोगों के अनुसार एंडरसन इन लोगों ने व्यक्तित्व दिया है, फ्रायड ने भी बोला है, तो सबने, फिर उन्होंने जीन पियाजे की कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, तो सबने व्यक्तित्व के बारे में बताया। अपने यहाँ सीधे सीधे व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मशु कौशलम, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारे यहाँ व्यक्तित्व इस पर निर्धारित है, सीधा सीधा एक बेस बना हुआ पूरा है। फिर वैसे पतंजलि के अनुसार चले जाएं तो एक हमारी कौन सी संप्रज्ञात समाधि हो गई, दूसरी असंप्रज्ञात हो गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलेंगे कि हम साइकोलॉजी में, क्योंकि जब क्वेश्चन आप देखेंगे दोनों से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं जाकर।
फिर हम लोग देखते हैं, इसके बाद आते हैं यहाँ पर संवेदन प्रत्यक्षण। संवेदन क्या है? जो हमारा सेंसेशन है, स्टिमुलस है। परसेप्शन क्या है? प्रत्यक्षण है। अवधान क्या है? अटेंशन है। स्मृति क्या है? मेमोरी, रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न में क्या है? मेमोरी को मीन्स क्या है? बस जितना आज दिख रहा उतनी मेमोरी है, इस जन्म की मेमोरी है बहुत ज़्यादा। हमारे में मेमोरी क्या बोल रही है कि जो कुछ आज हमारे सामने वो सब मेमोरी का पार्ट है। जो हमारे जितने कार्मिक अकाउंट्स हैं वो किस में कनेक्ट है? हमारे चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, वो वहाँ वो मेमोरी है। यहाँ पर मेमोरी का मीन्स माइंड, और माइंड का मीन्स ओनली दिस बर्थ। केवल इस, अगर हम लोग बहुत अच्छे ध्यान रखें तो केवल इसी बर्थ का, इसी जीवन के बारे में बात की जा रही है। और अपने यहाँ क्या कहा जा रहा है? वो जो हमारी स्मृति है वो स्मृति संस्कारों से जोड़ी जा रही है। संस्कार हमारे चित्त में संग्रह कर चुके हैं, कलेक्शन है। कलेक्टेड जो हमारे संस्कार हैं वो क्या कर रहे हैं? उसमें से 3 हैं। एक प्रारब्ध जन्य है, एक क्या है? 3 प्रकार के जो हमारे कौन कौन से हमारे वो हैं जिनको हम लोग भोगते हैं। एक प्रारब्ध जन्य हो गए, और 2 और हैं। किसको किसको याद है? संचित क्रिया, प्रारब्ध, फिर संचित और क्रियमाण, ये 3 हम लोग के कर्म है। ठीक, तो ये हमारा जो अध्यात्म मनोविज्ञान है वो हमें ये इन तीनों से जोड़ रहा है। और जो हमारा मनोविज्ञान है वो केवल हमारे आज की चीज़ों को देख रहा है, और वो अगर वहाँ गलतियाँ हैं तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष, वो संवेदन और प्रत्यक्षण क्या है? कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने है, हम पढ़ा रहे हैं, मेरी अभी जो भी बातचीत है या आप हमें देख रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने तरीके से हमारी बात का स्टिमुलस सबके पास जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस यू कैन डिसाइड योर परसेप्शन। आप अपना परसेप्शन डिसाइड कर सकते हैं या कर लेंगे या कर लेते हैं। फिर अवधान क्या हो गया? सब लोग हम बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात पर आपका अटेंशन आप पे करेंगे। हो सकता है आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे, किसी रचना जी को कुछ और बात अच्छी लगे, अपर्णा मैम को कुछ और बात अच्छी लगे, हो सकता है कुछ और बच्चे बैठे हों उन्हें कुछ और अच्छा लगे। फिर स्मृति हमारी क्या है? जो हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अभी हमने कुछ सीखा, समझा, भूल गए। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो हमने लंबे समय से पढ़ी हुई याद है। और अगर हम लोग इंडियन फिलॉसफी में बोले तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगा हमारा? इंडियन फिलॉसफी में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी? संस्कार जो चित्त में जमा होते हैं। हाँ, और हम लोग बने किसके लिए हैं? कि संस्कार में चित्त, जब तक कि हम लोग अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सारे संस्कारों का क्षय नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये हमारी इंडियन फिलॉसफी में है। यहाँ क्या है? यहाँ जो मेमोरी है वेस्टर्न में, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब कुछ जो अभी का इसी जीवन में है वो सब कनेक्टेड है। जहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा उस मेमोरी को ठीक करके वो सब CBT का पार्ट बन जाएगा, जाकर उसमें वो उन चीज़ों को सुधार दिया जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं हमारा स्मृति हो गई, अवधान हो गया, टेंशन हो गई, स्मृति भी हो गई। फिर अधिगम मीन्स हो गया अब सीखने की क्षमता। यहाँ जो हमारे वेस्टर्न के में है, जो हमारी साइकोलॉजी, वो सीखने की क्षमता क्या कह रही है? कि हमें सब चीज़ देखनी, सीखनी है, और यदि हमारे सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी किसी चीज़ को रोक रहे हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड क्या कह रहे हैं? लिबिडो जैसी चीज़ें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको रोका तो इसको आपके अंदर मनोरोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो इसको बता रहे हैं। हमारी इंडियन फिलॉसफी में क्या कहा जा रहा है? कि हम ऐसे संस्कार, जो हमारी 4 वर्ण अवस्थाएं हैं, 4 आश्रम की अवस्थाएं हैं, वो किस लिए बनाई गई हैं? कि जो भी हम ऐसा निर्माण करेंगे अपने व्यक्तित्व का कि हमें लिबिडो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और लिबिडो की जब आवश्यकता पड़ेगी तो संसार में एक सुंदर सृजन होगा। हमारे गृहस्थ जीवन में ये नहीं है कि कोई कभी भी कोई चीज़, वो ध्यान नहीं है, हम लोग भूल गए हैं, वो अलग है। हमारे लोग हैं 16 संस्कार में से एक संस्कार जो गर्भाधान का संस्कार है, इसका मतलब पूरी एक प्लानिंग है वहाँ पर कि कैसी आत्माओं को हमें लेकर आना है। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारा जो सीखना है, तो हम क्या सीखेंगे और वो सीखने की क्षमता वहाँ पर क्या है, तो ये हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद आते हैं मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा के कारण। तो जब हम लोग
वहाँ मानसिक द्वंद देख रहे हैं तो वहाँ सबसे अधिक मानसिक द्वंद किस बात पे है, हम लोग कई बार बताया है, जो मनोविज्ञान वेस्टर्न साइकोलॉजी है वहाँ मानसिक द्वंद जो हमारी लिबिडो वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब हम अपनी चीज़ों को यदि हमने डिज़ायर्स को रोका नहीं या रोक लिया है एक्सेस किसी भी कारण से, तो वो सब मनोरोग उत्पन्न कर देंगे। हमारी इंडियन फिलॉसफी में क्या कहा जा रहा है कि योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा सही चीज़ों को हम लोग क्रिएट करेंगे, और यदि द्वंद कुंठा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षमा करेंगे चीज़ों को, उनको समझ के हमें क्या करना है, क्षमा करना है, पूरे ध्यान में ला करके उन्हें अपने साइड से सारी चीज़ों की बैलेंस शीट बराबर करनी है। तो ना यहाँ द्वंद है ना यहाँ कुंठा है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि सामान्य मानसिक विकार, तो उसमें क्या है, अनिद्रा। एक बात बिल्कुल सही है कि जीवन में कुछ भी डिस्टर्बेंसेस कहीं आ जाए, वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो, प्रॉब्लम कहाँ पहली दिखती है, नींद में। सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ दिखती है, नींद में। दूसरी कहाँ दिखती है मैम? भूख पे। बहुत ज्यादा खाना और कभी बिल्कुल ना खाना। साइंटिफिक आंसर लीजिए। पहली प्रॉब्लम नींद में आई तो दूसरी गट पे आएगी, दूसरी गट पे आएगी, पेट पर आएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सबसे वही हो गया, ठीक है। तो वो डाइजेशन पे आएगी, और ये हम सबका अनुभव और रियलिटी भी यही है कि पहली अगर हमारी कोई भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो उसका फर्स्ट इफेक्ट हमारी नींद पर आता है, सेकंड हमारे गट पर आता है, डाइजेशन पर आता है। अब दोनों की जो प्रॉब्लम है इसको हम ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, देखेंगे कहाँ? मैम व्यवहार में ही दिखेगी ना, बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही, कि सबसे पहले जिस दिन हम लोग की नींद पूरी ना हो, जिस दिन हम लोग का पेट डिस्टर्ब हो, तो हम वही हम बोल रहे होंगे, लेकिन आपको भी लग जाएगा कि आज मैम बहुत क्लियरिटी के साथ बात नहीं हो रही है। हम जिस दिन अभी जैसे लास्ट क्लास में बहुत बार ऐसा हो गया कि हमको अपने आप से पता है, बिल्कुल क्लियर पता है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में जो ताकत होती है ना, जो एनर्जी लेवल होता है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नींद का, जब नींद बहुत डिस्टर्ब होगी तो पेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर दोनों का जो एक कंबाइंड स्टडी है वो हमारे बिहेव में दिखाई देगी। फिर हमारा अवसाद है, अनिद्रा के बाद अवसाद, तनाव और चिंता, इसका एक सीक्वेंस हम क्या हमेशा बोलते हैं, सबसे पहले क्या होगा, कन्फ्यूज़न, सॉरी सबसे पहले फियर है, सबसे पहले फियर, फिर कन्फ्यूजन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर एग्रेशन, फिर स्ट्रेस, फिर एंजाइटी और फिर डिप्रेशन। बस इसके बाद फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, फिर हमारे सिजोफ्रेनिक तक, इसमें फिर बहुत सारे डायमेंशन वो वहाँ चले जाएंगे। कहाँ तक हम चीज़ों को सुधार सकते हैं, यदि डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज पे है, यहाँ तक सुधरने के चांसेस जल्दी हैं। डिप्रेशन अगर फाइनल स्टेज में आ गया, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बस उसके बाद की जो कंडीशंस हैं उसमें फिर साइकोलॉजी ही काम करती है। अब या फिर कोई आध्यात्मिक उसमें बहुत डीप में काम कर जाए, जैसे कई बार होता है किसी व्यक्ति को वातावरण ऐसा प्रोवाइड करा दिया जाए, तो कई बार जीवन में सुधार दिखते हैं। अदरवाइज फिर उसमें बहुत सुधार नहीं दिखते, और लोग वहाँ तक पहुँचने के बाद सोचते भी नहीं हैं कि अब यहाँ कुछ सुधार के चांसेस हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, तो ये हमने देखा। तो और जो तनाव है, तनाव हमारा क्या है, जब हमने फियर पे आए, फिर हम कंफ्यूजन पे आए। फियर होगा तभी हम कंफ्यूज होते हैं, ये करें या ना करें। अगर हमारे जीवन में अभी आप एकदम से सोच लीजिए, अब जो होना है अब वही फेस करेंगे, आप देखना 50% समस्याएं कम हो जाएंगी। पर हम लोगों ने क्या एक बाहर के वातावरण से सीख लिया है कि पहले से भय, जितना सोचते भय हैं हम लोग, सोचेंगे उतना भय बढ़ता है। भय को आप एकदम से कह दीजिए कि हम अब जो होगा देख लेंगे, अब हम देखेंगे क्या हो सकता है। बस आप देखेंगे 50% फियर वहीं रिमूव हो जाता है। 50% के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जैसे 50% हमारा कुछ रिमूव होगा तो ऑटोमेटिक एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा। फिर 50% में जैसे ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो हमें लगता है कि अब हम इन्हें फेस कर सकते हैं। तो फियर के बाद क्या होगा, कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और कन्फ्यूज़न कम होगा
तो फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं है। ठीक, अब फ्रस्ट्रेशन अगर हमें समझ में आ गया कि कन्फ्यूज़न कम हो गया, फ्रस्ट्रेशन हमें क्लियर दिख रहा है, तो स्ट्रेस अब कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही होगा मैम, अब पॉजिटिव स्ट्रेस, हो जाएगा ना, क्योंकि सब कम होना शुरू हो गया। हाँ, अब हम ये सोचेंगे जो समस्या सामने है उसको हम फेस कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि मान लो कोई व्यक्ति 5 घंटे में जो काम कर रहा है, हमें उसमें 20 घंटे की ज़रूरत है काम करने की, तो हम ऑटोमेटिक क्या तैयार कर लेंगे कि अब कुछ भी हो हम 20 घंटे काम करेंगे और आज हम काम करके ही सोएंगे। ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्ट्रेस आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही हम अपनी चीज़ों को फियर के पास जा कर के जो डिप्रेशन तक की चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में ले सकते हैं। बढ़ेंगी तो वहीं फियर से बढ़ती चली जाएंगी और घटेंगी तो वहीं फियर से ही घटना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे, और जब कोई भी समस्या आती है तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट देना है। एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट देना है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का ट्रीटमेंट देना है। ये कहाँ हो रहा है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में या केवल साइकोलॉजी में? स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में। हमारे क्वेश्चन ध्यान से किसने किसने सुना है? हमने कहा कि जब हम लोग डिप्रेशन का ट्रीटमेंट डिप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, एंग्जाइटी का एंग्जाइटी से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस का स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, तो ये ट्रीटमेंट कहाँ शुरू होगा, पहले साइकोलॉजी। हाँ, बोलेंगे मतलब साइकोलॉजी दीदी। वेरी गुड, ये साइकोलॉजी में स्टार्ट करेंगे। और जब हमने ये सोचा कि डिप्रेशन हुआ है, इसको हम इसका देखें कॉज फैक्टर क्या है, कहाँ शुरू करेंगे ट्रीटमेंट हम, योग में या साइकोलॉजी में? योग में दीदी। अब योग भी करेंगे, ठीक है। तो योग हमारा किस पे काम कर रहा है, जो हमारा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो किस पर, योग हमारा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो योग हमारा कहाँ काम कर रहा है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। जब हम बेस पर काम करते हैं, तो जब स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में काम किया जाएगा तो हम लोग डिप्रेशन की बात पर काम नहीं करेंगे, डिप्रेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, एंग्जाइटी पर काम नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा उसके कोर पॉइंट पे जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। और जब हम लोग साइकोलॉजी में कुछ भी ट्रीटमेंट देंगे तो सीधा हम वहीं पर जाएंगे जो आज की समस्या है। अब इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो हैंड रेस कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे पढ़ने में। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो रूट कॉज पे नहीं काम करते, कभी नहीं करते। वो तो आप जाइए, डिप्रेशन को डिप्रेशन वाली दवा देते हैं, एंग्जाइटी को एंग्जाइटी वाली देते हैं। बट वो रीजन तो फाइंड आउट करेंगे कि क्यों हो रहा है, तभी तो वो उसको दूर कर पाएंगे। वो पहले देते हैं दवाएं कि उसको अच्छी गहरी नींद आए, ओके, ठीक है। फिर उसकी नींद जब बढ़ेगी फिर धीरे धीरे उसको अच्छी भूख लगे, इस पर जाते हैं वो, ठीक। आप कभी भी देखना, इसीलिए जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं उनसे काउंसलर को अलग कर लिया गया है, ठीक, काउंसलर को अलग किया गया है। लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी में देख रहे हैं वही काउंसलिंग कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट, तो वो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। और जो इस समय जो जैसे एक हमारी जो स्टडी, हम लोग कौन से काउंसलर है, योग थेरेपिस्ट एंड स्पिरिचुअल काउंसलर है हमारी स्टडी, करेक्ट, ठीक। तो वहाँ पर क्या देखते हैं हम कॉज फैक्टर पे जाएंगे, हम उसके डिप्रेशन को देखेंगे, इसका कारण क्या है। तो हम टेस्ट, जैसे वो लोग TAT टेस्ट चेक करते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड कहाँ विकृति आई है, तो वो जब कुछ टेस्ट करेंगे तो उसके बाहरी चीज़ों पर टेस्ट करेंगे। हम लोग टेस्ट करेंगे किसी चीज़ को तो हम किस पर देखेंगे जाकर कि इस व्यक्ति को ईगो बहुत है, या इसको जेलसी बहुत है, या इसको टेम्पटेशन लालच बहुत है, इस पर देखेंगे जाके। तो हम लोग कॉज पे जाते हैं, वो लोग ऊपर, जैसे हम उसको बस वैसे समझ लो जैसे बाहर किसी को का इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं कर रहा है पेनक्रियास से, तो किस पर काम करेंगे, सीधा इंसुलिन की दवा देंगे जाकर, पेनक्रियास को ठीक करने का एक्टिव, बस उतना ही वहाँ पर काम करेंगे। योग में जब काम करेंगे तो क्या देखेंगे कि डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग लीवर पे जाएंगे और उसकी नींद पर जाएंगे कि सोने जगने का टाइम क्या है इसका, कि लीवर का जब वर्किंग का टाइम होता है तब ये व्यक्ति सो रहा है या जग रहा है, ठीक। तो हम क्लियर है, जैसे एलोपैथी काम कर रही बस वैसे ही साइकोलॉजी काम कर रही है। अब जो हमारा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो वही काम करेगी, लेकिन वो क्या कर रही है, वो कॉज फैक्टर पे जाके काम कर रही है,
ठीक। तो ये हमारी पूरा हमने एक योग और जो हमारा साइकोलॉजी है या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को हमने एक कनेक्टेड पार्ट के साथ एक हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलेंगे कृष्णा जी कुछ कह रहे हैं? मैम मुझे तो एंजाइटी का पूछना था, एंजाइटी और स्ट्रेस के बाद एंजाइटी एंड देन डिप्रेशन। हाँ ऐसे होता है। ठीक, पहले क्योंकि इसलिए ये ध्यान रखना है, स्ट्रेस 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एंजाइटी में डेज होते हैं कि हमारी 15 डेज के बाद कोई हमारी नॉर्मल एंजाइटी है, 15 डेज के बाद ये एंजाइटी किस में जाएगी, अगर 1 मंथ से 3 मंथ से 1 से 3 मंथ्स की ओर चली जाए तो ये एंजाइटी क्या हो जाएगी। पहले होता है जनरल एंजाइटी, मान लो बच्चे हैं टीनेज में, इनको अक्सर जनरल एंजाइटी है, एग्ज़ाम है तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, कहीं किसी से मिलने जाना है तो कई बार बच्चों को देखना पहले कहेंगे हाँ हाँ चलेंगे, फिर एकदम से कहेंगे नहीं जाएंगे जाके। ये क्या होता है, ये सब मतलब जो उनका जनरल एंजाइटी है, मोस्टली सबके अंदर होता है, ये डिसऑर्डर नहीं है। जब 3 मंथ्स की तरफ जाने लगे तो क्या हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में जाने लगती है। तो जब एंजाइटी डिसऑर्डर में जाती है वो मनोविज्ञान की समस्या हो जाती है। जब तक जनरल एंजाइटी होगी तब तक वो कॉमन हमारे सिम्टम है जो एज अ ह्यूमन बीइंग घटते बढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो ठीक किए जा सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस के बाद एंजाइटी आती है, और जब 3 मंथ्स एंजाइटी का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, डिप्रेशन में। फिर डिप्रेशन अगर फर्स्ट स्टेप से मोड से फाइनल स्टेज में चला गया तो डिप्रेशन फिर किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसमें जनरल एंजाइटी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ये जनरल एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, सॉरी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। इसमें लिख लीजिए कुछ नाम, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन आ भी चुके हैं। GAD जो है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये हमारा क्या है, इसी में हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कनेक्ट हो जाता है जाकर, जिसमें कई बार होता है ना लोगों को कोई काम करने की बार बार एक हैबिट पड़ जाती है, वो कभी कोई काम करके आए, गैस बंद है और बार बार चेक कर रहे हैं, लॉक बार बार चेक कर रहे हैं, या कोई चीज़ बार बार उनके माइंड को ट्रिगर दे रही है। और जैसे ही सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया या नहीं मिला जिस व्यक्ति को, फिर यहाँ से सीवियर कंडीशन आ जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे साइकोलॉजी में तो सीधा डिप्रेशन में आते ही बोलने लगते हैं अगर फाइनल स्टेज में कि अब आपको होल लाइफ दवा खानी है। ऐसे हमारे पास कई लोग हमने देखे, यूनिवर्सिटी में भी देखे, जो बाहर से आए थे, वो लगभग बहुत लंबे समय तक दवा ले रहे थे। ठीक, अब वो वहाँ रह के ठीक हो गए तो अभी हमको उनका पता नहीं है, लेकिन हमने उनको भी देखा था ऐसे लोगों को कि वो काम तो कर रहे हैं, अच्छा वातावरण है, काफ़ी चीज़ें उनकी कंट्रोल में है, लेकिन दवा वो लगातार ले रहे थे। ठीक है, बोलेंगे पूनम दी, एक तो GAT की फुल फॉर्म क्या बताइए आपने, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले डी है, ये डी डिसऑर्डर है, जी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। और दीदी एक बार ये सीक्वेंस बताना, फीवर के बाद में कंफ्यूजन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर एग्रेशन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी। एंजाइटी में पहले जनरल एंजाइटी होगी, ठीक है, फिर वो GAT में जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा यदि हमने उसको 1 मंथ से 3 मंथ्स में रिकवर नहीं कर लिया तो। साइकोलॉजी में तो सीधा 15 डेज के बाद बोलते, पर जनरली हम उसको मान के चल रहे हैं कि अगर हम लोग अपने लेवल पे देखें जो योग और ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो 3 मंथ्स के बाद अगर चीज़ें हमारी नहीं बन रही हैं तो डिसऑर्डर में जाएंगी, अन्यथा ठीक होने के पूरे चांसेस है। पर GAD को ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन अगर फर्स्ट स्टेज में है तो भी ठीक हो सकता है, फाइनल में है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि फाइनल डिप्रेशन का मीन्स क्या, अपने इसी में लिख लीजिए, डिप्रेशन का मीन्स है सीवियर डिप्रेशन या फाइनल स्टेज का डिप्रेशन किस ओर ले जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ, इसलिए ये थोड़ा सा घातक है। तो दीदी पता कैसे चलता है कि किस स्टेज का है डिप्रेशन या एंजाइटी? बात करके तो पता चलता होगा, जिस व्यक्ति को दुनिया में कोई अच्छा ना लगे, हमने हमेशा एक उदाहरण दिया है, जिस व्यक्ति को दुनिया में कोई अच्छा ना लगे, कह दे कि ना हमको दुनिया की ज़रूरत है ना दुनिया को हमारी ज़रूरत है, बस फाइनल स्टेज पे डिप्रेशन है। ठीक,
सुसाइडल टेंडेंसीज कब अप्लाई की जाती है? जब हमें लगता है ना हमें किसी की ज़रूरत है ना किसी को हमारी ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति को इतना भी लग जाए कि एक चिड़िया जो सुबह जिसको हम दाना डालते हैं उसको दाना कौन देगा, इतना भी रह जाए तो व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई नहीं करता है। मतलब एक तिनके का भी अगर उसके मन में किसी से टच रहेगा तो वो कभी भी सुसाइडल टेंडेंसीज को अप्लाई नहीं करेगा। तो डिप्रेशन का मीन्स है अब किसी से उसको अटैचमेंट नहीं, ना दुनिया को उससे ना उसको दुनिया से, ये उसके माइंड में फीड हो गया है। बस ये है डिप्रेशन हमारा फाइनल स्टेज का। ठीक है, बोलेंगे रचना जी कुछ कह रहे? मैम बस यही पूछना था, सॉल्व हो गया। ठीक, क्योंकि ये सब जो नाम है ना, जो मनोविज्ञान ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस हमें क्लियरिटी हो। ऐसे सब आप देखोगे किसी से आप पूछो स्ट्रेस भी है, वो कहते हैं नहीं एंग्जाइटी है, फिर वो डिप्रेशन है। अब वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कन्फ्यूज़न है। एकदम क्लियरिटी हो कि हमें कन्फ्यूज़न है, कि हमें फ्रस्ट्रेशन है, कि हमें स्ट्रेस है, कि एंग्जाइटी है, कि डिप्रेशन है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या है स्टेज है, या सबके अपने अपने सिम्टम हैं, और वो सिम्टम हमारी पर्सनालिटी में और हमारे बिहेव में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट कहाँ लेंगे अपना? योग में जो है वो फियर पे जाएंगे कि फियर किस बात से हो रहा है। क्योंकि जैसे ही फियर हमारा कम होगा पूरा ऊपर से नीचे जो पैरामीटर्स हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इसमें प्रॉपर देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है हम लोगों के सामने। इसमें हम लोग देख रहे हैं परिवर्तित चेतना की अवस्थाएं, एलर्टेड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हमारी सामान्य जागृत चेतना नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस बदल जाती है, जैसे ध्यान, स्वप्न, सम्मोहन या नींद की अवस्था में। ध्यान, स्वप्न, सम्मोहन या नींद की अवस्था में, तब उसे परिवर्तित चेतना अवस्था कहा जाता है। परिवर्तित का मीन्स हो गया जहाँ पर नॉर्मल से कोई भी चेंजेस दिखाई दे जाए, कुछ भी बदलाव दिखाई दे तो वो हमारी क्या है परिवर्तित, या जो हमारी जो सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है। फिर इन अवस्थाओं में मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स, चिंतन, भावनाएं और शारीरिक कार्य सभी बदल जाते हैं। अब ये कितनी अजीब बात लग रही है हम लोगों को कि जैसे ही हमारी इन अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा, हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे विचार दूसरे हो जाएंगे, स्वप्न में कुछ देख रहे हैं तो विचार दूसरे हो जा रहे हैं, सम्मोहन हो रहे हैं तो विचार दूसरे हो जा रहे हैं, नींद की ये सारी अवस्थाएं हैं। तो इनमें जब भी कुछ परिवर्तन होगा तो हमारी कहाँ चेंजेस आएंगे? ब्रेन वेव्स में आएंगे। ब्रेन में जो वेव्स हैं वहाँ चेंजेस आएंगे। इसीलिए हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे थे? लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो अब जिसके जैसे हमने ध्यान किया होगा तो लेफ्ट में चेंजेस आएंगे, सम्मोहन है तो राइट में चेंजेस आएंगे। मतलब वो जैसी चीज़ें हमने देखी, सुनी या अनुभव की हैं वैसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में चेंजेस दिखाई देंगे। तो और वो लेफ्ट और राइट ब्रेन, तो कई बार पूछा जाता है कि वेव्स कहाँ चेंज होते हैं? तो ब्रेन में होते हैं। वेव्स का कहाँ होंगे? वो हमारे ब्रेन में होंगे जाके। तो जो ब्रेन में हमारे वेव्स चेंज होते हैं तो वो हमारे कैसे होंगे? हमारी जो नींद की अवस्थाएं हैं उनमें होंगे। और हम लोगों ने वेव्स में 4 वेव्स पढ़ी है ऑलरेडी, अभी हम लोग नीचे देखेंगे भी, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये क्या है? सब नींद में काम कर रहे हैं कि नींद में हम लोगों की कौन सी अवस्था है, और जैसी नींद की हमारी अवस्था होगी वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। यही नींद की अवस्थाएं महर्षि पतंजलि ने भी डिफाइन की निद्रा की, कि हम लोग निद्रा ही एक ऐसी वृत्ति है जिसके पूरे होने के बाद हम बता पाते हैं कि मेरा अनुभव क्या रहा। निद्रा पूरी होने के बाद हम लोग क्या बता पाते हैं? भाव प्रत्यालम्बना वृत्ति निद्रा, मतलब जिस वृत्ति में हमारे ज्ञान का अभाव हो जाए और जगने पर हम ये बता पाएँ कि आज जगने पर कैसे हम बता पाते हैं? हम फ्रेश हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो हम क्या बताते हैं? आज अच्छी नींद आई, हम ही बता रहे हैं। और नींद कब आई थी? जब हम संसार से डिटैच्ड हो गए थे। मतलब कितनी, कभी हम लोग जीवन को ध्यान से देखते नहीं। अगर हम लोग ध्यान से देखना शुरू करें ना तो धीरे धीरे अपने आप में लगेगा कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। कि जब हमारा हम ही को पता चल रहा है कि जब डिटैच्ड होते, नींद कब आती है?
जब संसार से डिटैच्ड होते हैं। यदि हम लोग संसार से अटैच्ड हो जाएं तो कभी हमको नींद नहीं आएगी। बस हम लोग इस नींद में रहते हैं। और योगी लोग क्या करते हैं, जागृत अवस्था में भी इस नींद में होते हैं। मतलब उन्हें जागृत अवस्था में भी डिटैच होना पता चल गया है, और हम लोग नींद में जाकर डिटैच्ड होते हैं। तो बस इतना ही फर्क है हमारे जीवन में और उनके जीवन में। बाकी हम लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे वो दिख रहे हैं। तो ये हमारी क्या ब्रेन वेव्स जो है हमारी, तो ये हमारी चिंतन, भावनाएं, शारीरिक कार्य बदलाव, इनमें परिवर्तन लाना। अब हम लोग देखते हैं नींद के बारे में, थोड़ा ऊपर करेंगे। नींद मन और शरीर दोनों की प्राकृतिक विश्रांति की अवस्था है। नींद क्या है, मन को भी शांत करती है और मन की शांति हमारे शरीर की शांति है। कोई भी रोग कब ठीक होता है, चाहे वो मनोरोग हो या शारीरिक रोग हो, कब ठीक होता है, जब गहरी नींद आ जाती है। अगर किसी को गहरी नींद आ गई है तो इसका मतलब उसका रोग ठीक हो रहा है। तो जब भी किसी को क्रिटिकल सिचुएशन, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं तो उन्हें किसकी दवा दी जाती है, और सब दवाओं के साथ नींद की दवा दी जाती है कि जितनी अच्छी व्यक्ति को नींद आएगी उतनी जल्दी उसका माइंड के साथ बॉडी हील हो जाएगी। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, बल्कि यह नींद मन और शरीर दोनों की प्राकृतिक विश्रांति की अवस्था है। ये केवल आराम नहीं है बल्कि यह एक मनोदैहिक साइकोफिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के पुनर्निर्माण, स्मृति निर्माण, हार्मोन स्राव और मानसिक संतुलन में मदद करती है। अब नींद के हम लोग दो प्रकार देख रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप। NREM, NREM, NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जब हमारा आई का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, नॉन रैपिड, नहीं हो रहा है वहाँ पे। फिर क्या है, रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट स्लीप है, रैम है। रैपिड आई मूवमेंट कभी आपने देखा, कुछ लोग सो रहे होते हैं और बार बार उनकी आंखों की पलक से ऐसा लग रहा है कि ये बाहर से कनेक्ट भी है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट भी है और सो भी रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं, जो अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, जो अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। और कभी आप छोटे बच्चों को ध्यान से देखिए, वो अगर सो गए हैं तो उनको आप उनकी गर्दन हिलाइए, कुछ करिए, उनकी आइज़ बंद ही दिखाई देंगी। अगर बड़ी आइज़ है तो हो सकता है थोड़ी सी खुली हो, लेकिन वो खुली उस मैटर में नहीं है कि वो बाहर से कुछ कनेक्ट है, वो आराम से गहरी नींद में चले गए। तो ये क्या है, जो रैपिड आई मूवमेंट है, ये क्या है, ये हमारी कौन सी वेव्स आएंगी यहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट में, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा में? बीटा। बीटा, वेरी गुड। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में कौन सी आएंगी? अभी डीप नहीं लिखा है इसलिए केवल नॉन लिखा है। कौन सी? फिर तो अल्फा ही अल्फा ही आएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि डीप लिखा ही नहीं है तो नॉन है, तो बस अल्फा जाएगा केवल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नॉन जो नीरम स्लीप के चरण हैं, स्टेजेस ऑफ नीरम स्लीप। NRE, इसको नीरम भी बोलते हैं। ठीक है, NREM जो है नींद में आंखों की गति नहीं होती है, ये नींद धीमी तरंगों, स्लो वेव्स वाली होती है। इसे 4 चरणों में बांटा गया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है, ये जागने और सोने के बीच की अवस्था है। सेकेंड है, व्यक्ति को कोई जगा दे तो वह आसानी से जाग सकता है। मस्तिष्क में जो थीटा वेव्स हैं, थीटा तरंगे दिखाई देती हैं। थीटा तरंगे यदि मस्तिष्क में किसी के दिखाई दे रही है तो व्यक्तित्व में क्या दिखाई देगा? स्टेबिलिटी। थीटा तो अच्छी मानी जाएगी ना। स्टेबिलिटी दिखाई देगी, उसके हर काम में यस और नो पूरा दिखाई देगा। वो कोई भी चीज़ को ये नहीं कहेगा गलती की है तो ऐसे वैसे नहीं कहेगा, वो सीधे बोलेगा गलती की है। ठीक, यस में जाएगा, वो कंफ्यूजन में नहीं जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गिर रहे हों, इसे क्या बोलते हैं, हाइप्निक जर्क कहा जाता है। ये कई बार नींद में होता है, ऐसा लगता है बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं। अक्सर होता है, छोटे बच्चों को क्या, बड़े में भी होता है। ये सब तब होता है जब हम अपने जीवन में, छोटे बच्चों के अक्सर अंदर होता है ना, आप देखना कुछ भी होगा उन्हें लगता है ये चाहिए, भले उसको फिर भूल जाएंगे लेकिन उतने टाइम में लगता है ये चाहिए। और अगर वो रात में कुछ कहकर सोए हैं तो छोटे बच्चों को ध्यान से देखिए, सुबह सबसे पहले उठते वही याद रह जाता है। कितना वो कॉन्शियस लेवल कितना डीप में है उनका, कि वो अगर रात में कोई बच्चा कुछ मांग कर सोया कि हमें ये खाना है
और आपने उसे नींद में खिला भी दिया है, तब भी वो सुबह उठेगा, उसकी नींद खुलते ही वो वही मांगेगा जिसकी उसने पहले डिमांड की थी। अब वो भूल गया कि रात में पेरेंट्स ने उसे खिला दिया है, तो वो वही डिमांड, इसका मतलब क्या है, वो वन वे प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा, और ऐसे हम लोगों के जीवन में भी होता है, लेकिन बड़ों में थोड़ा सा कम होने लगता है, बच्चों में अधिक होता है। योग दृष्टि से ये प्रत्याहार जैसी अवस्था है। इंद्रियां क्या है, भीतर लौटने लगती है। ये नींद के लिए, इस वाली लाइन के लिए नहीं, ऊपर वाली नींद के लिए है। फिर स्टेज 2 जो है हमारी मॉडरेट स्लीप है, वो क्या है, नींद थोड़ी गहरी हो जाती है। स्लीप स्पाइनलेस और के कॉम्प्लेक्सेस मस्तिष्क में दिखाई देते हैं। शरीर का तापमान, हृदय गति और श्वास दर घटने लगती है। वैसे भी नॉर्मली भी हम लोग नींद में तभी जाते हैं जब हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हार्ट बीट है, वो सब स्लो मूवमेंट में जाने लगते हैं, तभी नींद आएगी, अदरवाइज जाएगी, हम लोग नींद में जा ही नहीं सकते। ये कुल नींद का लगभग 50% भाग होता है। योग दृष्टि से चेतना भी सूक्ष्म रूप से जागृत रहती है। चेतना क्या है, सूक्ष्म रूप से जागृत, अब स्थूल में जागृत नहीं है, सूक्ष्म में जागृत है। ठीक है, मन भीतर शांत होने लगता है। थर्ड स्टेज में क्या हम लोग देख रहे हैं, डीप स्लीप। ये हम लोग जो वेव्स है स्लीप के, वह उनके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो गहरी नींद क्या डीप स्लीप है, ये स्लो वेव स्लीप है। ये सबसे गहरी और विश्रांत की अवस्था होती है। डेल्टा वेव्स, डेल्टा तरंगे प्रमुख होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन होता है। अब देखो यहाँ लिखा है, इस अवस्था में व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन होता है। इससे पहले कौन सी स्टेज थी हमारी, थीटा, फिर डेल्टा फोर्थ में है। तो फोर्थ में अगर हमारी डेल्टा है तो क्या होगा कि जब जगाना बहुत कठिन होगा, तो इसको योग वाले सेंस में ले कि हमें संसार की चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक, इसका जगाने से मतलब है यहाँ पर कि हमें, जैसे होता है ना, अभी हम लोगों को कोई चीज़ कह दिया गया कि ये काम करना है। अभी हमने एक दिन एक लोगों की बात बता रहे थे, वो सब्जी लगाते हैं। देखो छोटी चीज़ों में भी कितना समझ में आता है, सब्जी लगाते हैं। तो ऐसा सुनने में आया पास में ही, वो सब्जी लगाते हैं, अगर 5 बज गया है और उनकी सब्जी नहीं बिक रही है, तो वो अपनी सब्जी उठा लेंगे। उनसे कोई कहेगा थोड़ी और देर रुक जाओ, वो कहेंगे देखो हमारा जीवन सब्जी बेचने के लिए नहीं हुआ है, हमारी 5 बजे तक बिक गई है तो ठीक है, अब हम जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, आराम करेंगे, जाके कल फिर आएंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई हम ही लोग समझदार हैं, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी बहुत जागृत अवस्था में हैं। उनको लगता है हम आए, अपना काम पूरा किया, अब ये नहीं है कि हम देर तक जगे। ऐसे अभी एक दिन वो हैं डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो एक दुकान से, शॉप से, मॉल है, वहाँ से सामान लेने गए। उन्होंने कहा वो जो है मॉल में, मतलब उनका प्लास्टिक का ही सारा वर्क पूरा, इंदौर पता नहीं कहाँ का बताया। उन्होंने कहा 9 बजा था और हमने को 20 चेयर लेनी, कुर्सियाँ लेनी थी। 9 बजा और कहने वो शटर डाल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको 20 कुर्सियों की ज़रूरत है, आप हमें दे दो। पहले उसने कहा कि नहीं, अभी 9 बज गया, 9 बजे मेरी दुकान का टाइम हो रहा है, बस 5 मिनट है, 5 मिनट शटर डाल देंगे, 9 बजे ही हम लॉक करके जाते हैं। तो उनका हम 20 नहीं और अधिक ले लेंगे, हमको बहुत ज़रूरत है, आप हमसे रुपए अधिक ले लो। उन्होंने कहा, उसने एक बार शटर खोला, उसके बाद उसने कहा आप मेरी दुकान भी पूरी ले लीजिए तो भी हम आपको कुछ नहीं देंगे। हमने अपना जीवन इसलिए नहीं किया है कि बस पैसे के लिए मेरा जीवन नहीं है। उसने शटर डाल दिया, लॉक लगाया, उसने कहा कल आइए तो ले लीजिए, अदरवाइज कहीं से भी ले लीजिए। ठीक, ये भी जीवन जीने के तरीके हैं कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत एक लिमिट हमारे जीवन में डेडलाइन होनी चाहिए। इसी का नाम डेल्टा वेव्स है कि हमारी डेडलाइन है, हमें कितना चाहिए, उस समय पर हमें जितना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कल हम फिर उस समय पर आएंगे, लेकिन हम अपने टाइम में बार बार हेर फेर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना तो क्लियर हो कि जीवन हमारा किस लिए मिला है। ऐसा तो नहीं कि बस जीवन में भागते जा रहे हैं। एक बार तो जो चीज़ जीवन में मिलती जाए उसको अपनी लिस्ट में धन्यवाद दीजिए, पूरा आभार व्यक्त कीजिए और एक कट लगाइए वहाँ पर। अब ये पूरा हो गया। अगर हमें ये समझ में आ गया तो 1000 बार हम मुसीबत में फंस जाएं तो भी जो हमारा अध्यात्म मनोविज्ञान है ये हमें बाहर लाकर खड़ा कर देता है
केवल हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। और जब हमें हमारी पसंद की चीज़ मिल जाए तो समझ लेना इतना ईश्वर को धन्यवाद और आभार प्रकट कर दो कि आज ईश्वर ने जरूर कोई तपस्या की होगी हमारे लिए जब हमें ये सब कुछ मिला है। तो इतनी गहराई में आभार प्रकट कर दो कि उस चीज़ के प्रति हमारा सारा राग द्वेष सब खत्म हो, सदुपयोग हो और हमारे जीवन में एक खालीपन आए। तो ये क्या है, ये हमें सब डेल्टा की ओर ले जाता है, वेव्स की ओर। जरूरी नहीं कि डेल्टा वेव्स में हम सोएं, जगे हुए भी हम डेल्टा वेव्स में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ते हैं, हमें लगता है बस पढ़ा और पढ़ के हम रख देते हैं। एक बार भी इन चीज़ों को समझ में आया ना तो आप जहाँ हैं वहीं सुधार दिखाई देने लगता है जीवन में। तो ये हमारा डेल्टा वेव्स है। जिस समय हम वर्ड से डिटैच्ड कब हो पाएंगे, जब हमारे जीवन में एक डेडलाइन दिखती हो और मिली हुई चीज़ों के प्रति आभार दिखता हो और उसके बाद उसके प्रति हमारे अंदर डिटैचमेंट भी आता हो कि हम डिटैच्ड हो गए उन चीज़ों से। तो ये डेल्टा वेव्स की ओर ले जाएंगे। फिर जब डेल्टा वेव्स की ओर हम जाएंगे तो जितने हमारे साइकोलॉजिकल हार्मोन्स है वो सब एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो हमारा, चाहे वो हमारा पिनियल हो, चाहे वो हमारा डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, एंडोर्फिन हो या ऑक्सीटोसिन हो, या हमारा एड्रेनलिन से निकलने वाले हार्मोन्स हो, सब हमारे पॉजिटिव मैनर में सीक्रेट हो जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये सुषुप्ति अवस्था के समान है, आत्मा विश्राम में है, मन पूर्णतः शांत है। अब इसके बाद देखते हैं रैम स्लीप। ये क्या है, रैपिड आई मूवमेंट है हमारा। इस अवस्था में आंखें तेजी से हिलती हैं, इसलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है जैसे जागृत अवस्था में। तो ऐसे लोग नींद में 10 घंटे भी लेट जाएं नींद के लिए तो भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। यहीं पर स्वप्न ड्रीम्स आते हैं। अब जो जागृत अवस्था में से लोग इस स्वप्न में जाएंगे तो इनको कौन से स्वप्न आएंगे, जो काम उनके जागृत अवस्था में पूरे रह जाते हैं वो सब कहाँ होंगे, वर्किंग में आएंगे, सूक्ष्म में आ जाएंगे, यहाँ पर ठीक, स्वप्न में आ जाएंगे। फिर शरीर बाहर से शांत पैरालाइज होता है और मस्तिष्क भीतर से सक्रिय रहता है। ये स्मृति भावनात्मक संतुलन और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। यह स्मृति भावनात्मक संतुलन और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। मतलब कम से कम बाहर से हमारी नींद पूरी हो, बाहर से हम आराम से दिखाई दे सोते हुए। और स्वप्न का मीन्स है कि स्वप्न में कुछ चीज़ें तो होना आवश्यक। हाँ, इस जगह पर एक बात और समझ लें, यहाँ स्वप्न का मीन्स है, एक उनकी लाइन है जो विंग्स ऑफ फायर में भी शायद है, 21st सेंचुरी का जो इंडियन वो है विज़न है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की, उनका है, स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो हमें नींद ही ना आने दें। ठीक, नींद में स्वप्न नहीं आते हैं, स्वप्न हमें नींद ही नहीं आने देते हैं अगर सही स्वप्न है। फिर उनकी जो दूसरी लाइन है वो है कि हमें जो कुछ भी संसार में, उसका एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब जो भी कुछ हमें चाहिए इसके लिए आप दूसरों पर आश्रित ना हो, तब तो आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। और यदि अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के लिए आप दूसरों पर आश्रित हो गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। मतलब यदि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान किसके हों, हमारे हों। ये है उसका जो गुरुदेव ने लिखा है, पंडित आचार्य राम शर्मा जी की जो बुक है इस पर, वो है समस्याएं हमारी हैं तो समाधान हमारे हों। फिर ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो योग दृष्टि से ये स्वप्न अवस्था के समान है, मन स्वयं की रचना में लीन रहता है। तो अच्छी चीज़ें हैं तो ठीक है, वहाँ पर खराब है तो नुकसानदायक है। नींद का पूरा चक्र हम लोग देखते हैं, स्लीप साइकिल जो है हमारी, एक सामान्य व्यक्ति की नींद में नीरम और रेम जो है हमारे के लगभग 4 से 6 चक्र होते हैं। हर चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। रात के पहले हिस्से में जो डीप स्लीप है हमारा अधिक, और बाद के हिस्से में रैम स्लीप, ड्रीम स्लीप अधिक होती है। स्वप्न अधिकतर कब आते हैं, जो दूसरा वाला पहर होता है, और दूसरे में भी 3 बजे के बाद वाले, वहाँ स्वप्न आते हैं। इसीलिए हम लोगों की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो क्या है, आइडियल 9 से 3 9 से 3 कहा जाता है। एक छोटे बच्चे को भी
जो ये बिहार स्कूल ऑफ योगा से जो रिसर्चेज हैं वर्ल्ड वाइड भी करी जा रही है, अगर एक छोटे बच्चे को भी आप रात में 8:30 के बाद सुला दीजिए, जो 9 बजे से उसको कनेक्ट कर दें, वो बच्चा कुछ ही दिनों में बिना जगाए 3 बजे उठना शुरू कर देगा, क्योंकि जो शुरुआत के 3 घंटे वो 6 घंटे की नींद को कवर करते हैं। तो जब 6 घंटे की वहीं कवर हो गई, फिर दूसरे 3 घंटे हैं वो 4.5 घंटे की नींद को कवर करते हैं। तो इतनी नींद जब उसने एक साथ ले ली तो बॉडी अपने आप जगने को तैयार होती है, एक एक सेल जगने को तैयार होता है, और बिना किसी के सहयोग के। लेकिन हम सब लोग जो होशियार समझदार होंगे, हम लोगों ने क्या किया, एक बच्चों को ही समझ लिया, उनके अनुसार हम सेट हो गए कि हमने क्या कर लिया कि देर रात में स्टडी होती है, तभी आज की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई में देख लो, पहले शायद कोई ऐसा घर होगा जिसके यहाँ बच्चे सुबह ना पढ़ने के लिए बैठा ले जाते हो। एक कुछ भी हो, हाथ मुँह धुलो और पहले पढ़ने बैठो कर, ये नियम होता था। ठीक, अब ये जो पैटर्न है ना, ये अब तो लगता है समाज से ख़त्म हो गया लगभग। अब तो लगता ही नहीं कि कुछ बस सुबह उठना, तैयार होना है। पहले एक तैयारी क्या होती थी कि पहले 1 घंटे 2 घंटे, हम लोगों को अभी भी याद है कि 3 बजे से उठा के बैठा दिए गए ठीक है, और कुछ पता नहीं है, बस ये पता ही है कि 3 बजे उठे हैं, हाथ मुँह धुल के आना, करागरे बस्ते करके पढ़ना है जाकर, तो वो पता ही नहीं चला। तो इसीलिए आज तक हम लोगों को क्या अच्छा लगता है, दुनिया में कुछ भी सीखने की चीज़ हो तो मन आज भी हम सब लोगों का लगता है सीख ले इसको। ठीक है, और हम सब लोग, जिन लोगों ने सुबह उठ के अगर जीवन में स्टडी की है, उनको पढ़ने से कभी बोरिंग फील नहीं करते। ना पढ़ पाए वो अलग है, ये कुछ सीखने का होगा तो एक बार उनका मन करेगा इसको हम सीख लें। ठीक, ये क्या है, वो जो सुबह उठे उसके संस्कार हैं हमारे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग ने नींद की, हाँ एक इसमें हम लोग चीज़ों को नीचे एक बार रचना जी ऊपर करिए, इसमें नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक जो हमारा क्रम है, अगर अभी हम देखते हैं इसमें है तो ठीक है, अदरवाइज नोट करेंगे, जो आ उ मा और चंद्र बिंदु है, तुरीयावस्था। ठीक, और दूसरा हम लोग कनेक्ट करेंगे इसमें जो अरविंद जी का कॉन्सेप्ट है, महर्षि अरविंद जी का। 2 कॉन्सेप्ट कनेक्ट करें, अगर नहीं भी है तो कल आप सब लोगों को इसमें कनेक्ट करके मिल जाएंगे। ठीक है, और जो इसमें हमारा, इसको बात सब अपना अपना एक बार पेन यूज़ करिए ताकि माइंड सेट रहे क्या हमने बोला है। ठीक, इसके बाद ऐड करना है सबको, पहले करना है हम लोगों को उपनिषद के अनुसार। कौन से उपनिषद में नींद की 4 अवस्थाएं हैं हमारी, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य, आ उ म और चंद्र बिंदु, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीयावस्था। फिर हमारा महर्षि अरविंद जी के अनुसार क्या है, कॉन्शस लेवल, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, सुपर कॉन्शस, मतलब चेतन, अवचेतन, अवचेतन, अचेतन और सुपर चेतन। और जो हमारा वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसमें 3 है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अध्यात्म में क्या है, अवचेतन के साथ अचेतन के बाद क्या है, सुपर चेतन, मतलब जो हमारा पराचेतन है। और वही मांडुक्य उपनिषद में पराचेतन क्या है, चंद्र बिंदु है। ठीक, मांडुक्य उपनिषद जो उपनिषद है उसी से कनेक्ट किया गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। सामान्य नींद के हम विकार देख रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे क्या क्या हैं, इंसोम्निया जो हमारा अनिद्रा है, नींद ना आना, बार बार नींद खुलना या जल्दी जग जाना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, तनाव होगा तो ये समस्या, चिंता या अवसाद, गलत दिनचर्या के कारण नींद में कमी आना, ये सब कारण है। यह लक्षण कारण दोनों हैं ये। फिर हमारा है हाइपरसोनिया जो हमारा अति निद्रा है, दिन भर जो हमारा अत्यधिक नींद आना या सुस्ती रहे। बहुत सारे लोगों को देखा नींद भी दिन भर आ रही है और तब भी वो लेजीनेस फील कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो इंसोम्निया जो हाइपर है वो वहाँ पर उनके अंदर ये होगा कब, या तो उनके शरीर में स्थूलता बहुत बढ़ गई है, भारीपन आ गया है, या तो कोई बात उनके अंदर ऐसी चल रही है जो निकल ही नहीं पा रही है, उसका समाधान नहीं। ये दोनों चीज़ों में होगा। नींद की अधिकता, शरीर और मन में आलस्य। फिर है स्लीप एपनिया जो हमारा है, नींद में सांस का बार बार रुक जाना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, एकदम से वो घबराहट से रुक जाते हैं, उन्हें लगता है मेरी सांस इतना रुक रही है इसमें। और कई बार ये कंडीशन कहाँ कहाँ आती है, जो हमारे अस्थमेटिक जो दमा के पेशेंट है वहाँ ये रात के समय, या जो हमारा सुबह का पहर होता है, जो जब ये कफ वाला
टाइम शुरू होने वाला होता है 5 बजे के आसपास ये समस्या बढ़ती है और ठंड में बढ़ती है। फिर ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि नींद में सांस का बार बार, तो ये क्या है, मोटापा, नाक गले में रुकावट, मांसपेशी ढीलापन के कारण और अस्थमा और दमा के पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी डिस्टर्ब होगा, लंग्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिर हमारा नार्कोलेप्सी, ये क्या है, अचानक किसी भी समय नींद आ जाना। कई बार देखो और ना, लोग चलते चलते गाड़ी में नींद आ जाती है। कितने ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो बिल्कुल अचानक से नींद आ गई, उनका कोई मूड नहीं है, पर वो पता ही नहीं कि कब नींद आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। मस्तिष्क के रैम नींद नियंत्रण तंत्र की गड़बड़ी है। जब भी ये गड़बड़ी कहाँ कहाँ आती, कौन सा विटामिन यहाँ गड़बड़ होगा, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, मेलाटोनिन। विटामिन कौन सा कम होगा मैम बी। वेरी गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नाइट टेरर्स, स्लीप वॉकिंग, रात्रि का भय या नींद में चलना। ये भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ठीक, एक हम लोगों ने मूवी देखी थी, अब उनको उसका याद नहीं है ना। ठीक, फिर तो ये क्या है हम लोगों की, अचानक चिल्लाना, भयभीत होना या नींद में चलना। प्रायः बच्चों में गहरी नीरम जो नींद है वहाँ पर होता है, और ये एक तरह का डिसऑर्डर है। फिर है हमारा पैरासोम्निया, ये क्या है हमारा, नींद में असामान्य व्यवहार जैसे बोलना, डरना, खाना या हरकतें करना। ये भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, ये वो है जिनके अंदर बहुत सारे क्या चल रहे होंगे, कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन। ये कंफ्यूजन, वेरी गुड, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होंगे तब ये कंडीशन आती है कि हम ये करें ना करें, कैसे करें, वो वाली कंडीशन में। तो ये रैम या नीरम दोनों चरणों में हो सकती है, चेतना अर्ध जागृत रहती है। फिर हमने क्या देखा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मीन्स अशांत पैर जो सिंड्रोम, एक तरह का पैरों में शून्यपन आने लगता है, नमनेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, पैरों में झुंझुनी आना, खिंचाव या चलने की तीव्र इच्छा। कई बार होता है ना, पैर ऐसे ही या तो एकदम नमनेस झुंझुनी आ रही, या फिर पैर एकदम मुड़ रहा है। ठीक, ऐसी भी कंडीशंस आती हैं, तो वो हमारा क्या है, जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। फिर पैरों में झुंझुनी आना, ये सब होता कब है, रात में लेटते समय अधिक होता है। जब आप शांत बैठ रहे होंगे वहाँ ये चीज़ें आएंगी। ठीक, एक मिनट। तो अभी हम लोगों ने ये किसके बारे में देखा, नींद के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नींद के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, अब जल्दी जल्दी से फटाफट बोलेंगे। अब इसको बंद करें, बस 3 मिनट में हम सॉल्यूशन लेंगे, बाकी ये कल देखेंगे। अब सॉल्यूशन बोलेंगे, नींद की समस्या के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मैम सबसे पहले तो काउंसलिंग करेंगे, फिर ये सजेशन देंगे, सोने जागने का टाइम सही रखें, डाइट आहार विहार गट सही रखें, रात को सोने से पहले गर्म पानी में पाँव डुबोएं, और जैसा ऐसा कहते हैं ना, बाहर कहीं जाते हैं तो मिट्टी लगती है, तो वो जगह जगह की मिट्टी वो थॉट्स हमें सोने नहीं देती है, तो हमेशा पैर धो के सोएं। भ्रामरी और जालंधर बंद विशेष रूप से इसमें अच्छी निद्रा में सहायक हो सकते हैं। वेरी गुड, लगभग बिल्कुल सही सॉल्यूशन। और रचना जी ये पूरा सिस्टमेटिक अरेंज करके भेज देंगे। ठीक है, इसी में अरेंज कर देंगे, कल जब हम लोग पढ़ेंगे इसी में आप ऐड दीदी ये भी कहते हैं कि रात में सोते समय पैरों के तलवे में सरसों का तेल लगा के ऐसे सोना चाहिए। ये अभी हम कनेक्ट करें इन बातों को। ठीक है, पैरों में जो मसाज करते पैर के तालू में, ठीक, वो सिर पे जो मसाज करते इस वाले हिस्से पे। ठीक, ये हो गया। और क्या करेंगे बोलेंगे रचना जी, सब नींद के सॉल्यूशन दीजिए जल्दी जल्दी, योग में सब में जितने हमारे डायमेंशन है सब में दीजिए। बोलेंगे रचना जी क्या करें। मुझे तो ये पूछना था, वो रात में जो पैर चलाने वाली बात थी ना, तो वो नींद में ही थी। एक तो जैसे दिन में कई लोग बैठे बैठे हिलाते रहते हैं, तो वो तो मैंने ओशो को भी पढ़ा था कि यहाँ से वो थॉट्स जो है वो चेतना वहां से निकलती है उनकी, तो वो गलत है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी क्लास लेती थी और वो हिलाते थे, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठो या क्लास से बाहर जाओ, पाँव कोई नहीं हिलाएगा, मतलब मुझे इरिटेशन आता है टीचिंग करते समय। और दूसरा, रात को जैसे अभी आत्या है वो बहुत पैर मारती है, अपने पापा को भी मारती है, मतलब जो कहते हैं ना एकदम जस्ट पीट देना, अब थोड़ा कम हो रहा है, अदरवाइज इस लेवल तक मारती है कि दर्द होने लगता है, नींद में कराने लगते हैं हम दोनों। तो ये गलत है, मतलब बहुत गलत है। बच्चे नॉर्मली करते हैं। बच्चे तब करते हैं जैसे बच्चों के अंदर करने की क्षमता कुछ और है काम की, उसको वो नहीं मिल रहा है। ठीक, अब आपने उसको एक बाउंडेशन में ले लिया है, ऐसा नहीं करना है, तो वो पूरा फोर्स देते हैं पैर से रात में। ठीक है,
ये कारण है। बच्चों की गलती नहीं है, वो पूरा फोर्स देते हैं, जो वो कर नहीं पा रहे हैं तो उसकी ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, वहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको बेसिकली एनर्जी इतनी ज्यादा है तो वो चैनलाइज करने की जरूरत है ना, अगर वो अंदर ही रहती है तो वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आती नहीं, तो वही हमने बोला, ये नेगेटिव नहीं है उसका नहीं, किसी बच्चे का। तो हमें ये क्या करना है, केवल हमें ये समझना है कि ये बच्चा कर रहा है तो इसका कोई काम ऐसा है जो ये बहुत चाह रहा है और हम इसको करने नहीं दे रहे हैं। ठीक, आप कभी देखना, अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं और ऐसा करते हैं तो आप देख लेना यही घटना घटेगी, मतलब ये रिजल्ट आएगा आपका वहाँ पर। ठीक, तो अब वो चीज़ें मान लो, कभी कभी आप एक ध्यान रखना, कभी कोई काम आप बच्चों को ना करा पा रहे हो किसी कारण से, और बच्चा करना चाहता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग चेतना लेकर आया है, अपने अलग संस्कार लेकर आया है। हमने कई बार कहा है, हम लोगों को बच्चों को क्या देना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, खाद पानी हमने डाल दिया। अब बच्चे का जीवन डिसाइड नहीं करना है, नहीं तो बच्चा कभी भी पूरा डेवलप नहीं होगा। ठीक, हमें क्या करना है, झूठ नहीं बोलना, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना, किसी तरह का फियर डेवलप ना हो, ये चीज़ें सिखानी है। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी रखना है, ये सब देना है। लेकिन ये डिसाइड नहीं करना है कि ये वो करे जो हम कहते हैं। अब उसके ऊपर प्रार्थना क्या करनी है, हे ईश्वर, इसकी जो इनिशियल क्वालिटी है, इसका जो कोर पर्सनालिटी है, वो अब डेवलप करो। तब आप देखेंगे आपके बच्चे का एक सही विकास शुरू हो जाएगा। और अभी हम सब लोग क्या करते हैं, कितना भी कहीं होता है हम फिर से अपनी चीज़ रख देते हैं, नहीं रखनी है, क्योंकि हम हो सकता है जो सोच रहे हैं बच्चा पता नहीं क्या करने के लिए आया है। ठीक है, तो वातावरण देना उसको। तो जो बच्चे ऐसे फिर ऐसा आप कर देंगे, हाँ, फिर हम जो बात बता रहे थे कि मान लो कोई चीज़ उसकी बहुत इच्छा है, आप नहीं करवा पा रहे, ऐसे बच्चों को पेन दे दो, पेपर दे दो, कह दो जो करना चाह रहे उसको ड्राइंग करो इस पर। बस उसकी समस्या का या तो प्रकृति समाधान कर देगी या तो वो अपना समाधान खुद करेगा। जैसे वो उस चीज़ को ड्रॉ करने लगेगा ना, तो यूनिवर्स उसकी समस्याओं के समाधान से जुड़ जाता है पूरा। ठीक है, तो ये करेंगे पूरा। तो ये हम लोगों ने पूरे नींद के बारे में कि नींद कैसी है, और दूसरा अध्यात्म में क्या है, जितना जितना हम समझदार हो रहे हैं वो, या जो बच्चे हैं, कुछ भी हो क्षमा करके ही सोना है। ये नींद का बिल्कुल फाइनल सोल्यूशन है। किसी से ना कोई गिले ना सिपे, और कोशिश करनी है कि पास्ट लाइफ को छोड़ते जाना है। बस आज का जीवन है, आज फिर छोड़ दो। तो जब हम सब छोड़ कर आगे बढ़ेंगे तो 100% एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, नींद के फाइनल सॉल्यूशन है। किसने क्या किया, क्यों किया, नहीं किया, जैसे व्यक्ति की डेथ होती है, एक क्षण के लिए आप जरा ध्यान से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे गिले शिकवे का क्या महत्व था। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है कि नींद को हम पूरा कैसे रिकवर कर लें। तो जब हम समझेंगे इस बात को, तो हम अपने बच्चों में ये बात डाल देंगे। और जो व्यक्ति ऐसी बात सोचकर जीवन जीता है, उसके आसपास कहीं ना कहीं उसका मैसेज भी चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आज नींद के बारे में प्रॉपर एक स्टडी की। सब लोग एक अच्छा की नोट्स बनाना, और रचना जी आप सही से बनाना, तो एक ग्रुप में ही शेयर कर देना। ठीक, और उसको उसका स्टडी के पार्ट में कनेक्ट कर देना जाके। ठीक है, चलिए बोलेंगे सीमा में, बस फिर शांति पाठ करेंगे। दीदी कल पूछेंगे, अब टाइम हो गया आपका, कल पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो सबको प्रणाम, शुभ।